labor laws. प्रोटेक्टिव था, यही करेंगे आज। आज हम लोग सोशल सिक्योरिटी करेंगे। ओके, सोशल सिक्योरिटी जो ऑनलाइन क्लास में बताए थे उसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर देते हैं, थोड़ा सा रिदम आता है उससे। ठीक है, देखो हमारी लाइफ की बहुत सारी ऐसी कंटिजेंसीज होती है। कंटिजेंसी माने इमरजेंसी। कई सारी ऐसी इमरजेंसी, ऐसी कंटिजेंसी होती है जिसमें या तो वर्किंग कैपेसिटी हमारी बहुत कम हो जाती है या फिर खत्म हो जाती है। वर्किंग कैपेसिटी की किस सेंस में बात हो रही है? आप एक एम्प्लॉय हैं, पहले अपने आप को एक एम्प्लॉय की तरह ट्रीट कीजिए और फिर सोचिए कि यू हैव अ फैमिली टू सपोर्ट। आपके पीछे एक फैमिली भी है सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वैसे केस में सोशल सिक्योरिटी की बात करते हैं। व्हाई इज दिस सोशल सिक्योरिटी इम्पोर्टेंट? इम्पोर्टेंट माने ऑब्जेक्टिव हम बाद में बताएंगे, पहले डेफिनेशन हम ये समझो। सोशल सिक्योरिटी इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, सोशल एंड सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब आप जानते हैं, किसी तरीके की रक्षा। ठीक है, और सोशल माने सोसाइटी की तरफ से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सोसाइटी में आता है, आता है। तो कई सारे हमारी लाइफ के कंटिजेंसीज यानी इमरजेंसी, ऐसा सिचुएशन है जो अगर आ जाए तो हमारा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खतरा हो जाता है। और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर खतरा होने का मतलब कि आपके घर का इनकम इंटरप्ट होगा। ये सोशल सिक्योरिटी इंडिया प्रोवाइड करता है थ्रू वेरियस मीन्स। अलग अलग तरीके से सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। हमारी सरकार का काम है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। जितना सोशल सिक्योरिटी का रूल रेगुलेशन देखोगे, लॉ देखोगे, यहाँ पे दोनों जगह पे लॉ देखे थे, सोशल सिक्योरिटी का जितना लॉ देखोगे, ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट पास की है। क्यों ये इंडियन गवर्नमेंट पास करती है, क्यों सोशल सिक्योरिटी और किस किस टाइप का सोशल सिक्योरिटी देती है? देखो, इन इंडिया हमारे संविधान में, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिखा हुआ है आर्टिकल में, इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कि इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट माने हम एक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार किसी की भी आ जाए, कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो या अलायंस की सरकार हो, the thing is that it is important for a government in India to work for the welfare of its people. समाज का उत्थान करने के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब तबके को हेल्प करने के लिए, और सिर्फ गरीब नहीं, बाकी सोशल सिक्योरिटी, कुछ वैसी इमरजेंसीज लाइफ की, अभी इमरजेंसी डिस्कस करते हैं, उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करना कि तुम्हारे इनकम को कुछ नहीं होगा, तुम्हारे एम्प्लॉयमेंट को कुछ नहीं होगा।
एक साथ मतलब रिटेल का तुम एचआर में कैसे दोगे? अलग अलग ही। मैम वही जो पढ़ा है वही ना, रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ट्रेनिंग ऑफ मेथड्स। ठीक है, ठीक। सोशल सिक्योरिटी, अब कैसी कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ है, क्या क्या इमरजेंसी ऐसी जो, ये जनरली वैसी कंटिजेंसीज है, वैसी इमरजेंसी है जो तुम्हारे बस के बाहर की चीज है। तुम बीमार हो जाते हो तो तुम्हारे हाथ में तो है नहीं, ठीक है। किस टाइप की इमरजेंसी लाइफ में, पहला बताओ क्या क्या कंटिजेंसी हो सकती है? हाँ बोलो। बहुत अच्छा। डिसेबलमेंट ठीक है, इसको लगता है। और इलनेस को सिकनेस देखो, बहुत अच्छा। वर्किंग कैपेसिटी घट जाती है बंदे की, ठीक है। एम्प्लॉयर चाहे तो बाहर कर देगा, अगर उसका रूल एंड रेगुलेशन नहीं है तो उसको बाहर कर देगा, क्योंकि वो किसी अनप्रोडक्टिव एम्प्लॉय को तो रखना चाहेगा नहीं। हाँ, मैरिज इस पे तो कर ही सकते हैं। we are talking about where your productive capacity reduces, ठीक है, जहां तुम चाह के भी काम नहीं कर सकते हो, ओके। मैरिज, सिकनेस, maternity, disablement, death, अनएम्प्लॉयमेंट, निकाल दिया तुमको बाहर, अनएम्प्लॉयड हो गए, ओल्ड एज। मैम सब तो ठीक है मैम, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे हो सकता है मैम? फिर अगर अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो फिर उसमें सोशल सिक्योरिटी का बात कहाँ है? जो एम्प्लॉय निकाला है उसमें। देखो बताते हैं, पहले से स्टार्ट करो, चलो इसके ही पॉइंट से डिस्कस करते हैं। सरकार का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक कानून है which is ESI, Employee State Insurance Act, ESI। ESI का जो 1948 में आया, ठीक है, आजादी के एक साल बाद। कोई भी एक्ट का जब ईयर देखोगे तो ये समझ लो कि उस एक्ट की तैयारी पिछले 2-3-4 साल से तो चली रही थी, वो बनता जाता है तब जाकर के एक बार फाइनल होके आता है। ESI एक्ट 1948 में अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया गया है। अभी हम बहुत सारे एक्ट का नाम बताएंगे, कानून का नाम बताएंगे जो गाइड करता है। जैसे कोई पीएफ प्रोविडेंट फंड की स्कीम ओल्ड एज कवर करती है, मैटरनिटी लीव कवर करती है, उसी तरीके से अलग अलग कानून है जो ऐसी अलग अलग कंटिजेंसीज को कवर करता है। कुछ ऐसा भी कानून है जो 3-4 कंटिजेंसीज को साथ में कवर करता है। देखो अनएम्प्लॉयमेंट को ईएसआई एक्ट में कवर किया गया है। ईएसआई का हॉस्पिटल देखें आप कहाँ, उसके पास फुलवारी के पास है, हाँ, और दीघा में है, और बीटा में बन रहा है, और बीटा में बन रहा है बहुत बड़ा ईएसआई का हॉस्पिटल, 14 फ्लोर का ईएसआई हॉस्पिटल ही बन रहा है। ये जो फैसिलिटीज हैं ये ईएसआई की, ये ईएसआई हॉस्पिटल्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसमें सत्यम अनएम्प्लॉयमेंट को कवर किया गया। देखो मान लो तुम 30-35 साल के हो, बाय दैट टाइम यू हैव वाइफ, यू हैव चिल्ड्रन, ओके, और अचानक से ऑर्गेनाइजेशन तुमको निकाल दे, चाहे जिस भी कारण से निकाले। कई बार ऑर्गेनाइजेशन के पास मजबूरी होती है तुमको निकाल देने की, उस समय तुमको निकाल दिया, तुम वर्कर ग्रेड के हो, तो ये बताओ कि पेट तो पालना है, बच्चों को तो खिलाना है, खुद भी खाना है, क्या तुम किसी गलत रास्ते पे नहीं जा सकते हो अचानक? और तुम वो छोड़ो, तुम ये सोचो कोई सैलरीड एम्प्लॉय जो भी यहाँ पर होंगे, आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ 1-2 महीना सैलरी रुक जाए तो घर में कितना क्राइसिस हो जाता है।
राइट। और आप ये बात कर रहे हैं कि नौकरी से ही निकाल दिया गया, यानी आज तुम्हारा बच्चा अगर पढ़ रहा है तो तुम बीच में हो। खाना पीने पे भी प्रॉब्लम हो जाता है। हम वर्कर्स की बात कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस किसको दिया जाएगा? वर्कर को ही दिया जाता है। इसका सोशल कारण भी बहुत होता है। जब इसको पढ़ते हैं हम लोग तो थोड़ा सोशल सिक्योरिटी है इसका, सोसाइटी सोशल सिक्योरिटी इसलिए भी दी जाती है क्योंकि सोसाइटी पे इसका बहुत खराब असर पड़ता है। देखो, जो मजदूर वर्ग का आदमी है, कोविड के समय में 500 किलोमीटर कोई बच्चे को सर पे अगर लेकर के चल रहा है तो तुम सोच सकते हो उसकी मजबूरी। साइकिल से, ऐसा बहुत सारा एग्जांपल्स है कोविड में। तब वो पैदल चल के, वही ऑप्शन ही नहीं था, कन्वेंस सब कुछ बंद है, तो ऐसे कौन चल के आएगा? जिसकी बहुत मजबूरी होगी वो ही ना। देखो, ये इलनेस, ये बीमारी तो ऐसी थी जिसने किसी बड़े छोटे को छोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी जो गुजरात में और महाराष्ट्र में मजदूर काम कर रहे थे, अचानक बंद हो जाने के कारण, तुम सोच लो कि आज खाना पकाया वो और फिर कल वो बनेगा कि नहीं खाना उसके यहाँ, वो भी प्रॉब्लम होता है। वो हर दिन कमाता है और हर दिन खाता है। वैसे में अगर एम्प्लॉयमेंट चला गया और 1 महीना उसको बैठा दिया जाए तो वो खाएगा क्या? उसके पास सेविंग्स थोड़ी होती है इतनी। इंडिया में गरीबी बहुत ज्यादा है। तो वैसे में अनएम्प्लॉयमेंट का अलाउंस दिया जाता है 1 साल तक। सबको नहीं दिया जाता है। जो ईएसआई में एनरोल्ड होते हैं, ईएसआई एक्ट 1948 एक एक्ट है जो इंडिया के हर फैक्ट्री पे लगता है। ठीक है, हर फैक्ट्री में ये लागू है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। और उसमें जिनकी सैलरी यानी जिनका वेज अप टू 21,000 रुपए होता है वो एलिजिबल है इसके लिए, ईएसआई में जाने के लिए। समझ में आई बात? पटना में तो 21,000 से कम अच्छा खासा पढ़ा लिखा लोगों को भी दे रहा है सैलरी, उसका भी ईएसआई कंट्रीब्यूशन है, मालूम है? मुझे वर्कर को नहीं है। तो जिसकी सैलरी अप टू 21,000 है, माना जाता है कि उनको ज्यादा दिक्कत है। एक एक कुछ है ना, कुछ पैरामीटर पे गवर्नमेंट पहुंचेगी कि भाई एलिजिबिलिटी तय करने के लिए 21,000 तक रखा गया है। इसके नीचे जितने लोग हैं वो लोग एनरोल्ड, वो लोग एलिजिबल होते हैं, इंश्योर्ड होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन जाता है। समझ में आई बात? ईएसआई के लिए। तो इसमें ईएसआई में जो मजदूर हैं वो अगर निकाले जाते हैं, छोड़ के जाते हैं तब नहीं, वो अगर निकाले जाते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होता है किसी भी तरीके का, तो उनको 50% ऑफ द वेज दे वर गेटिंग, वो 50% अगले 1 साल तक के लिए दिया जाता है। पैसा कम दिया जाता है क्योंकि भाई फुल सैलरी तो नहीं दे सकते हैं, और दिया इसलिए जाता है ताकि आप दूसरी नौकरी तब तक ढूंढ सके। और किसी का खाना बंद हो जाएगा अचानक तो वो चोरी करेगा, करेगा। रिक्शा वाला है, जब कोविड के समय में सब बंद हो गया था, कोविड के समय में कॉलोनीज के अंदर क्या चोरी नहीं करी? बड़ी थी ना। तो क्या करेगा? खाना तो खाना है, मिला वाला है, पड़ोस खाता है, उस खाता है, सब कुछ ही बंद हो गया। बहुत प्रॉब्लम होता है। मिल्स वगैरह, अगर आप मिल्स वगैरह के बारे में देखेंगे, जब बंद हो जाता है बहुत दिक्कत होती है। सामाजिक बुराई उसके आसपास के एरिया में बहुत तेजी से बढ़ती है। धीरे धीरे सब महंगा होने लगा, वो एक अलग चीज है, वो लॉजिस्टिक्स महंगा होने के कारण हुआ। जैसे पटना में सब्जी कहाँ से आता है? नवादा से आता है। गाड़ी का, पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, सब्जी महंगी होगी, वो एक कारण है। लेकिन तो ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग फैक्टरीज पे होता है कि सब सेक्टर के सब पे? ठीक है, हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल सिक्योरिटी बताएंगे तुम लोगों को कि नहीं मिलने से क्या ऑब्जेक्टिव होता है जो सरकार सोशल सिक्योरिटी देती है। वेलफेयर कर रही है सरकार, वो तो ठीक है, लेकिन इस बात का इतना छोटा ही मीनिंग नहीं है, ये बहुत बड़ा मैन पावर प्लानिंग का पार्ट होता है नेशनल लेवल पे। ठीक है, ये लिख लो, ये 6 कंटिजेंसीज ऑफ लाइफ है, जिसमें वर्किंग कैपेसिटी या तो घटती है, खत्म हो जाती है,
अब सोशल सिक्योरिटी एक्ट लिखना, ठीक है। डेट साइज लिखना, ये साइड को फुल करके लिखते हैं क्या? अब होगा एक एक 10 दिन। डायरेक्ट एग्जाम हो गया फिर टेस्ट भी हो गया। सरप्राइज चाहिए। नहीं, अब ये पूरा तैयार करना होगा इसके लिए। जैसे होता है और पहला एक्ट है, देखो ये जो तुम पढ़ रहे हो ये सोशल सिक्योरिटी का एक्ट पढ़ रहे हो। ये ध्यान में रखना कि अगर किसी को कोई गवर्नमेंट एग्जाम देना है, ठीक है, उसके लिए ये सोशल सिक्योरिटी का एक्ट जानना बहुत जरूरी होता है। उसके अलावा अगर आप लोग में से कोई ऐसे इन जनरल भी तुमको मालूम होना चाहिए कि कानून के तहत ऐसा होता है, फैक्ट्रीज एक्ट के तहत फैक्ट्रीज काम करती हैं, माइंस एक्ट के तहत माइंस में काम होता है या नियम कानून बनता है। सोशल सिक्योरिटी में एक और लॉ है, वो तो जरूरी नहीं है, जितना इतना है वो समझो। और ये सारी एक्ट को जैसे हम तुमको ऐसे बताए, किसी को अगर यूपीएससी देने का मन हो उसमें ऑप्शनल पेपर है, एलएसडब्ल्यू उसमें भी ये सारी चीजों को पूरा इलैबोरेट करके पेपर कराया जाता है। तब उसमें सब कुछ डालना होता है कि अमेंडमेंट कितना है, क्या है, नए कानून में क्या डाला गया है। चलो पहला एक्ट है ESI एक्ट, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। जब ये एक्ट ड्राफ्ट हुआ था ना, तब ये एक्ट अपने टाइप का न सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे साउथ ईस्ट एशिया में अपने टाइप का एक पायनियर रेवोल्यूशनरी एक्ट था।
ESI, क्योंकि इतने लार्ज स्केल पे और इतनी कॉम्प्रिहेंसिवली यानी सब कुछ इंक्लूड करके कोई ऐसा एक्ट नहीं था जो वर्कर्स के बारे में इतना ज्यादा जिसमें आज भी ये एक्ट सोशल सिक्योरिटी के लिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है, because this social security act has included 9 benefits in it. 9 बेनिफिट है जो इसने इंक्लूड किया है। ये जो एक्ट था, ये एक्ट बनाया इसलिए गया था ताकि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं उनके हेल्थ के बारे में थोड़ा सोचा जा सके। अभी फिर भी एम्प्लॉयर्स अपने वर्कर्स को हाइजीनिक कंडीशन में काम करवाते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, हम आपको बताए कि हम लोग कहाँ से आए हैं, राइट? उस वक्त ऐसा नहीं था, तभी वर्कर्स का हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, तभी वर्कर्स को इतने हाइजीनिक कंडीशंस में काम कराने के लिए भी जद्दोजहद चल रही थी। ओके, सो हेल्थ इंश्योरेंस यानी अगर उसके हेल्थ को कुछ हो जाए, डिसेबल हो जाए, डेथ हो जाए, उसका बीमार हो जाए, हम आपको उस दिन बताए अलग अलग इंडस्ट्री में, पेंट की इंडस्ट्री में लेड बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसमें नाखून खराब हो जाने या स्किन खराब हो जाने का बहुत डर होता है। आप दवा की कंपनी में काम कीजिएगा तो जहाँ दवा वगैरह नॉर्मल दवा बनती है वहां तो ठीक है, उससे भी इरिटेशन होता है, लेकिन वो ठीक है, वो बेरेबल है, आदत हो जाती है। जहाँ स्किन की क्रीम बनती है ना, स्किन की एक्जिमा वगैरह में जो स्किन लगाई जाती है, उसमें सल्फर होता है। अब वो जिस एरिया में सब बनता है उस एरिया में भाई तुम खड़े नहीं रह सकते, इतनी बदबू आती है, उसका स्मेल इतना खराब होता है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों का ऑक्यूपेशनल हैजार्ड होता है, मतलब नौकरी करना है, वो सब डिपार्टमेंट वैसे जिसका चैलेंजेस वैसा है, जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जहाँ बनता है, ठीक है, जैसे सिप्ला वगैरह में कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनता है, उसमें हार्मोन यूज किया जाता है, एंड इन दैट हार्मोन सेक्शन females are not allowed to work because of the higher chances of their infertility. Only males are allowed to work because probably they have very less impact on a male's body. तो इस तरीके का वर्किंग चैलेंजेस होता है, ठीक है। जो कोल इंडिया का क्वार्टर होता है, देखियो, जहाँ कोल का खान होता है वहां आसपास के पूरे रेडियस में क्वार्टर बना रहता है, ऑफिसर का क्वार्टर, उसके नीचे क्वार्टर होता है। अगर 3-4-5 किलोमीटर दूर तक भी उसका क्वार्टर ना, 3-4-5 तुमको बस एग्जाम्पल बता रहे रहने वाले का, और घर अगर सफाई हो गई, घर की सफाई अभी तुरंत किए हो, 1-2 घंटे के बाद आकर के ऐसे ऐसे टच करोगे तो वहां से तुमको कोयला मिलेगा। तो तुम, ये तो 5 किलोमीटर बाद की बात है, तो तुम सोचो जो खान में काम कर रहे हैं उनको, उनके लाइफ को कितना थ्रेट है ऑक्यूपेशनल डिजीज की वजह से। ऑक्यूपेशनल डिजीज माने ऑक्यूपेशन से हुआ हुआ डिजीज। ओके, तो ऐसा चीज होता है, तो हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी होता है वर्कर्स का, कि उनके हेल्थ को अगर कुछ हो जाए तो उसका टेक केयर कौन करेगा। इसमें बहुत कुछ इंक्लूडेड है, जैसे जैसे कि मैटरनिटी भी इंक्लूडेड है। ये 1948 में बना है, देख लो थोड़ा, ठीक है, यहाँ 61 है, यानी ये बाद में आया। तो जो विमेन इसमें इंश्योर्ड होती हैं वो फिर ये नहीं अवेल कर सकती, ठीक है। इसमें कुछ कुछ डिफरेंस है, थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ डिफरेंस है दोनों में, जैसे कि इसमें सरोगेट मदर के बारे में कोई प्रोविजन नहीं दिया हुआ है, इसमें सरोगेट मदर के बारे में भी प्रोविजन दिया हुआ है। ओके, तो इस तरीके का कुछ कुछ डिफरेंस है, वो एक्ट नहीं पढ़ना है। सरोगेट मदर जैसे कि some other woman who is carrying the womb on behalf of a couple, अभी बहुत ज्यादा बॉलीवुड में ये चीजें ट्रेंड
that is surrogate mother, उनको भी 3 महीने की छुट्टी का प्रावधान है। Now, युवा ESI एक्ट में अनएम्प्लॉयमेंट अपने तरीके का एक स्पेशल चीज है, कंटिजेंसी ऑफ लाइफ, जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके अलावा सिकनेस, देखो जब हम सिकनेस की बात करते हैं तो हम जनरली जो सोच पाते हैं वो होता है सर्दी खांसी बुखार 3 दिन 4 दिन 10 दिन 7 दिन ठीक होके चले। हाँ, सिकनेस उसकी वजह से भी हो सकता है, सिकनेस तुम्हारा टीबी की वजह से हो सकता है, जॉन्डिस हो सकता है जिसमें बहुत लंबे समय तक ठीक होना होगा। इसमें सिकनेस का भी बेनिफिट है और एक्सटेंडेड सिकनेस का भी बेनिफिट है। मतलब अगर उतने दिनों तक, शायद 91 डेज है, उतने दिनों तक तुम सिकनेस में ठीक नहीं हुए तो तुम अलग से और लंबा टाइम ले सकते हो, और कुछ 30 दिन का शायद गैप है, 30 दिन और तुम ले सकते हो सही होने के लिए, और उतने टाइम तक तुमको वेज का एक परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है, जो कि काफी होता है। ये सारी गवर्नमेंट का होता है ना, ये जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉम्पेंसेशन एक्ट है ना, ये एम्प्लॉयर देता है, इसीलिए लेट करता है, इसीलिए प्रूव करता था कि नहीं हमारे यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, आप बाहर से कट के आए, तो प्रूव करना इसका भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी होती है, तो ये सरकार देती है, सरकार तुरंत दे देती है, तब तुरंत गवर्नमेंट लिख करके दे देगा एम्प्लॉयर, यहाँ अंदर कटा था, क्योंकि पैसा सरकार से आ रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें उसमें इंक्लूडेड है। एक स्पेशल चीज ये है, क्योंकि ये वर्कर्स को ध्यान में रख के बनाया गया है, इसलिए इसमें फ्यूनरल बेनिफिट भी है। फ्यूनरल माने फ्यूनरल पे तुम किसी के जाते हो, मतलब अंतिम संस्कार ना, अंतिम संस्कार पे तुम किसी के जा रहे हो। देखो हमारे यहाँ कोई भी धर्म हो, अंतिम संस्कार जो है, जलाना या दफनाना या जो भी है, तो उसका एक रीति रिवाज है और उसका भी एक सामाजिक इम्पोर्टेंस भी है और रिलीजियस इम्पोर्टेंस भी है। हमारे यहाँ जैसे हम हिंदू हैं तो हमारे यहाँ जलाने का है, लोगों को भोज कराने का है ना, ठीक है, ब्राह्मणों को कुछ दान दिया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी है इंक्लूडेड इसमें, लेकिन तुमको करना होता है। और कोविड के टाइम पे तुम लोग देखे थे क्या हालत थी, लोग वो भी नहीं छोड़ा, लकड़ी इतनी महंगी बेचना शुरू कर दिया ब्लैक में, कि गंगा में गरीब आदमी जिसको कि खाने का पैसा नहीं है वो अंतिम संस्कार कैसे करेगा इतना महंगा लकड़ी, ठीक है। तो ये सारी चीजें, फ्यूनरल बेनिफिट 15,000 रुपए का है, यानी कि जो मर गया, जो बाकी बेनिफिट्स है वो दी जाएंगी, 10-15,000 रुपए देने का है घर के बड़े बेटे को, इन केस बड़ा बेटा नहीं है तो घर के किसी और मेंबर, लेकिन 15,000 रुपए उसके नाम से सैंक्शन होता है। ये वर्कर्स के लिए बहुत बड़ा हेल्प है। डिसेबलमेंट है, डिसेबलमेंट में ये जो ESI हॉस्पिटल्स आप देखते हैं, इसमें आर्टिफिशियल लिम्ब जानते हो, आर्टिफिशियल लिम्ब या हैंड्स या जो भी रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी है, ये ESI में रिहैबिलिटेशन फैसिलिटी है, यानी अगर 40 साल 45 साल से तक आप हैं और आपको किसी तरीके का डिसेबलमेंट हो गया तो आपको रिहैबिलिटेट किया जाएगा, यानी अगर हाथ कट गया है तो हाथ आर्टिफिशियल हैंड्स प्रोवाइड किया जाता है ना, पैर प्रोवाइड किया जाता है, रिहैबिलिटेट करना वो किया जाता है, ओके। तो ESI में ये सारे एक्ट है, तुम अभी पढ़ लो पूरा एक्ट, उसके बाद हम पूछेंगे कि तुमको क्या लगता है कि क्यों ये सारी चीजें सरकार सोचती है कि होनी चाहिए। नेक्स्ट है पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। देखो उस दिन हम तुम लोगों को समझा रहे थे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का जो रिलेशनशिप है वो रेगुलेट होना क्यों जरूरी है, क्यों ये पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय का दायरा कितना है और एम्प्लॉयर का दायरा कितना है। हमेशा मालिक, ज्यादातर मालिक शोषण करेगा, क्योंकि वो उसके पास लैंड है, उसके पास कैपिटल है, उसके पास मशीनरी है, तुम जाओ ले जाओ, कोई और आ जाएगा मेरे लिए काम करे, मजदूर अकेला होता है तो एक्सप्लॉइट होता है। लेकिन हमारी हिस्ट्री में ऐसे भी एग्जांपल्स हैं, मजदूर यूनियन बना के ब्लैकमेल नहीं कर सकता है कि काम रोक देंगे हम। अब सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है तुम्हारा, उसको तुमको डिलीवर करना, और यहाँ मजदूर समझ गया उस बात को और
स्ट्राइक कर दिया तो ठीक है, गया तो गया, रेपुटेशन जो गया सो गया, ये इलीगल है ना, आप ऐसा नहीं कर सकते। ग्रेच्युटी जो एक्ट है ये उसी तरीके से आया गया। बख्शिश समझते हो तुम लोग? कोई तुम्हारा बैग उठा दिया स्टेशन पे, जिसको तुम बख्शिश दे देते हो, उसको भी बख्शिश छोड़ो, बख्शिश तो वो तो अपना जेन्युइन पैसा लेता है। वेटर को तो तुम बख्शिश देते हो, वो तो उसका अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है ना, तुम खुश होकर के देते हो, क्योंकि ये चलो सिस्टम है कि तुमने मुझे खिलाया तो हम तुमको दे दिए। नहीं देते हैं, नॉर्मली लोग दे देते हैं, ठीक। गेटकीपर को दिवाली दशहरा में देखो वो लोग उसकी सैलरी बंधी हुई है, मेड को भी मेड का तो भाई अधिकार है उसका तो वो तो कोविड में तो सबसे प्रिविलेज्ड कम्युनिटी था वो, मतलब कि जैसे कि उनका एटीट्यूड ऐसा था कि दीदी मेरे कारण हुआ है क्या कोविड, ठीक है। तो वी पेड फुल सैलरी टू देम। नहीं, जस्ट जनरली स्पीकिंग, गेटकीपर जो स्वीपर होता है आपके अपार्टमेंट में, वो आएगा मांगेगा बख्शिश, गार्ड की सैलरी फिक्स्ड होती है, लेकिन गार्ड आता है मांगता है कि बख्शिश चाहिए। सबसे अच्छा एग्जांपल इसका वेटर है, तुम कैसे खुश होकर के उसको दे देते हो, लो भैया रख लो, ठीक। मालिक पहले अपने एम्प्लॉइज को ऐसे ही ग्रेच्युटी देते हैं। ग्रेच्युटी का मतलब देखो, पहले प्राइवेट जॉब नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, एमएनसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, जॉब स्विचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। जनरली जो जहां काम करता था वो बड़े लंबे समय तक वहां पे काम करता रहता था, ठीक है। तो टू रिवॉर्ड द लॉन्गर इयर्स ऑफ सर्विस इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई तुम हमसे मेरे साथ इतने लंबे समय तक एसोसिएटेड थे, तुम मेरे साथ इतने समय तक काम किए, इसलिए जब रिजाइन करे या बूढ़े हो गए या रिटायर हो गए, हम तुमको खुश होकर के कुछ अलग से पैसा दिए। क्यों दिए? कि तुम्हारा इतना लॉन्ग इयर्स ऑफ एसोसिएशन मेरे साथ रहा, इसलिए हम दिए। समझ में आई बात? इसलिए दिए। धीरे धीरे क्या हुआ, तो तुम अगर देते रहोगे और उसके बाद मना कर दोगे देने, मानेगा कोई? उसको दिया, हमको नहीं दिया रिटायरमेंट के टाइम पे। धीरे धीरे इसने रूप ले लिया स्कीम का। कैसे स्टार्ट हुआ? डिफर्ड वेज। डिफर्ड मानी मेरे पास तुम्हारा चलो कुछ बकाया है, हम डोनेशन क्यों करते हैं? भगवान के लिए नहीं करते हैं, अपने फील गुड फैक्टर के लिए करते हैं। हमको कुछ संतुष्टि है, हमने कुछ किया है, मांगा है, कुछ मन्नत है, कुछ हो गया है, मिल गया है, बहुत सारा रीजन होता है। भगवान के लिए डोनेशन नहीं किया जाता है, वो तुम्हारे अपने फील गुड, तुमको डोनेट करके अच्छा लग रहा है, हल्का लग रहा है, ऐसे ही दिया जाता था उनको। कि डिफर्ड वेज है, कि पहले डिफर्ड डोनेशन, फिर डिफर्ड वेज कि भाई मजदूर को लगने लगा कि मेरा बकाया, फिर स्कीम आया। न्यूज़पेपर में जो लोग काम करते थे मीडिया में, उनका ज्यादा ये स्कीम अग्रीमेंट की तरह ग्रेच्युटी पड़ने लगा कि जब छोड़ के जाएंगे तो। जब नहीं देने लगा एम्प्लॉयर तो केस हो गया, केस कर दिया कोर्ट में। देखो कितना लेट का ये एक्ट है, 72 का एक्ट है, दिख रहा है तुम लोग को? बाकी सब एक्ट का तुम एज देखो, तब आजादी के ऊपर नीचे प्लस माइनस 5 इयर्स। कोर्ट केस चलने लगा, बहुत लंबा कोर्ट केस चलने लगा, उसमें मजदूर जीतने लगे। बाद में सरकार को एज अ रूल, सेंट्रल गवर्नमेंट का अब ये लॉ है, पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, जो एक अधिकार के तहत उनको दिया जाता है। सबको, तुम लोग जहां जहां काम करोगे सब जगह मिलेगा। इसका एलिजिबिलिटी होता है 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस तुमको किसी ऑर्गेनाइजेशन में रेंडर किया होना चाहिए। 5 साल का मतलब ये नहीं कि 3 साल काम किए, गए 6 महीना फिर वहां काम कर लिए, इधर अनबन हो गया तो 6 महीने के बाद लौट के आए और 2 साल 2.5 साल काम कर लिए तो 5 हो गया, नहीं। 5 years of continuous service in an organization is the eligibility criteria for gratuity. ठीक, gratuity। अब सोचो कि तुम जिस समय ज्वाइन किए, हम लोग के पापा लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो 1000 में उनकी सैलरी थी, उस वक्त रुपए में भी सैलरी थी, ठीक है। माय फादर इज रिटायर्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर पेमेंट उनका ग्रेच्युटी में पैसा कैसे पेमेंट होता है? लास्ट वेज से। जैसे इस बार तुम जनवरी में रिटायर किए ना, तो जनवरी का जो लास्ट वेज है मान आर्बिट ले लो,
किसी का 60,000 सैलरी था रिटायरमेंट के समय में, इसको डिवाइड कर दो 26 से, ठीक है, एक दिन का सैलरी निकला, 4 क्यों हटाया, 4 संडे, ठीक, लास्ट वेज डिवाइडेड बाय 26, एक दिन का सैलरी निकला। ग्रेचुइटी में कॉन्सेप्ट वही है कि हम तुमको थोड़ा ज्यादा पेमेंट करेंगे, तो ज्यादा कितना, 15 दिन हर साल के लिए ज्यादा, फॉर एवरी 1 year of completed service 15 days of extra payment is made। अब मानो कितना, 300, हाँ तो 380 में नहीं, तुम 15 पे कैलकुलेट करोगे ना। मान लो कि 60,000 सैलरी है किसी की, 26 लास्ट का मंथ का एक दिन का सैलरी, एक साल में कितने दिन का सैलरी, अभी बताए ना, कितना दिन, 15, मान लो कि एक्स्ट्रा पेमेंट होता है 15 हाँ, दिन। 15 दिन हुआ, 15 इंटू ये मान लो x आया, मान लो ठीक है, इंटू x, एक साल का पैसा निकला, तुमने 30 साल सर्विस की, कितना पैसा निकला, ये बहुत पैसा हो जाता है ग्रेचुइटी, रिटायरमेंट का। और अब ये 20 लाख तक, 20 लाख से अगर ज्यादा भी होगा तो 20 लाख ही मिलेगा, बहुत पैसा हो जाता है। लास्ट में सैलरी बहुत, सोचो कि जो लेवल 12 13 पे जो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी तो लगभग 2-2 लाख पहुंच जाती है, तो उनका सैलरी ग्रेचुइटी बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, 20 लाख तक है अपर लिमिट, अगर 25 भी किसी का होगा तो 20 तक मिलेगा, बाकी नीचे जिसका जितना होगा उसको एग्जैक्ट पैसे ही मिलेगा। मैक्सिमम लिमिट 20 लाख। हाँ नहीं है वैसे तो नहीं। हाँ 30 लाख में टीचर लोग मिलता है। अपर लिमिट 50 लाख है, अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ होगा तो हम देख करके बताएंगे तुमको, ठीक है, इसमें लॉ में होते रहता है। हाँ तो पुलिस में रहता है उसका मैं 26 दिन थोड़ी रहता है, 30 दिन काम करता है। काम तो सब करता है 13 डेज 30 डे, संडे का भी तो तुमको पेमेंट मिल रहा है ना, लेकिन ये गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन का स्कीम दिया है, काम तो बिल्कुल करता है वो बात नहीं, और जितना काम करता है उसका एक्स्ट्रा पैसा भी मिलता है, नाइट शिफ्ट का अलाउंस अलग होता है, उसमें ज्यादा पैसा मिलता है। ये 15 दिन है पेरिनियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, पेरिनियल यानी जो 12 महीना काम होती है जहाँ पे, और सीजनल ऑर्गेनाइजेशन यानी 6 मंथ से ज्यादा लेकिन 12 महीना काम नहीं होता है, वहां ये 15 दिन के बदले 7 दिन है, याद रखना। ओपन कास्ट माइन में बरसात होता है तो पानी भर जाता है ना, वहाँ काम नहीं होगा, इस तरीके का एम्प्लॉयमेंट है। और भी तरीके टाइप का एम्प्लॉयमेंट है, जैसे पहाड़ पे स्कीइंग वगैरह जहाँ होता है वो भी एम्प्लॉयमेंट है, बिना बर्फ के स्कीइंग होगा। विंटर स्पोर्ट्स सालों भर तो नहीं ऑपरेट करती है वो, तो हाँ नेवी वो नेचर ऑफ जॉब है, वो नेचर ऑफ कुछ एम्प्लॉयमेंट ही सिर्फ 6 महीने के लिए है, फिर बंद हो जाता है। जैसे बहुत सारा फसल है ऐसा जो एक ही सीजन में उगेगा, कटाई होगी और फिर खत्म, उस सीजन में नहीं होगा, फिर अगला सीजन वेट। ये हो गया, तो ये समझ में आया हम लोग को ग्रेचुइटी क्या होता है, जो एक बकाया जो एक्स्ट्रा, कितना एक्स्ट्रा, 15 दिन एक्स्ट्रा। सीजनल एम्प्लॉयमेंट के लिए कितना दिन एक्स्ट्रा, 7 दिन एक्स्ट्रा। नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट। ये एक वॉलंटरी स्कीम, ये सब तुम लोग जानते होंगे कि प्रोविडेंट फंड यानी कि ये सबको ये एक्ट मालूम होगा, ये तुमको मालूम नहीं होगा कि ये सोशल सिक्योरिटी का एक्ट है, ठीक है। अगर तुम्हारे पापा तुमको 2,000 रुपए देते हैं हर महीने, और वो ये बोले कि ऐसा करो, इस 2,000 में से 500 रुपए तुम हमको दे दो, हम तुमको साल के अंत में दे देंगे। एम्प्लॉयर तुम्हारे कौन, पापा, एम्प्लॉय तुम, 2,000 तुम्हारी पॉकेट मनी, उसमें पापा बोलेंगे कि 500 रुपए तुम हमको दे दो, साल के अंत में हम तुमको दे देंगे 500 रुपए। तुम्हारे मन में ऐसे होगा मेरा ही पैसा है ना, तो हमको पैसा दे दीजिए, हम अपना देखेंगे, ये होगा कि नहीं? क्योंकि वो ये थोड़ी बोले तुमको कि तुम मेरे पास जमा करोगे तो हम तुमको बढ़ा के देंगे पैसा, ऐसा तो नहीं बोले। तो फिर तुमको एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी,
रहेगी ना, ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी रहेगी, नहीं दिए तो पैसा इससे जो मिल रहा है मिले, हमको काम है, हमको काम दे दीजिए। लेकिन अगर पापा ये बोले कि ये 500 रुपए तुम हमको दे दो, इसमें हम अपना 500 रुपए मिला देंगे 1000, और उसमें इंटरेस्ट तब दोगे, यस मैम। तब दोगे, पीएफ ही है बस। पहले पेंशन था, अब पीएफ क्यों किया है? पीएफ अभी पहले पेंशन मिलता था, अब सिर्फ पीएफ का जो अमाउंट है आपको वो दे देता है। हाँ हटा दिया, उसके बाद देखो जो पेंशन स्कीम आ गया, एनपीएस आ गया, उसमें बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है। अभी तुम ही जो एक्ट पढ़ रहे हो, ये एक्ट क्या इतना जल्दी निपटने वाली चीज है? फैक्ट्रीज के लिए है, उसमें भी शेड्यूल बटा हुआ है। फैक्ट्री इंडिया में बहुत तरीके की फैक्ट्री है ना, छोटी फैक्ट्री है, बड़ी फैक्ट्री है। कुछ फैक्ट्री ऐसी है जिसपे कि बोनस का रूल नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? उसकी कमाई ही नहीं है उतनी। हम लोग क्या जानते हो, 12% पीएफ दिया जाता है, यही ना जानते हो? हम तो मोटा मोटी तुमको पढ़ा रहे हैं, एक रफ फ्रेमवर्क बता रहे हैं। 12% की तुम्हारा एम्प्लॉयर देगा। कुछ इंडस्ट्री वो 12% तो एम्प्लॉयर दे रहा है ना भाई, तो एम्प्लॉयर के पास में तो पैसा होना चाहिए। जूट मिल है, देखते हो हालत, शुगर मिल है, हालत देखते हो। इसके जैसी और भी मिल्स होती है जहाँ की ये इतना नहीं कंट्रीब्यूशन, उसको अलाउ किया गया है कि आप 10% तक कीजिए, कम कीजिए, तो तुमके पास पैसा ही नहीं। समझ आई बात? तो पीएफ का यही मतलब है, तुम्हारा बेसिक सैलरी, तुम्हारे बेसिक सैलरी का 12% तुम देते हो, उसका ठीक वही 12% एम्प्लॉयर तुम्हारे लिए देता है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट तुमको मिलता है। अगर हमको बोला जाए कि अपना पैसा सेव कर दो कहीं, हम लोग नहीं सेव कर पाएंगे, नहीं होता है, कुछ ना कुछ खर्च निकल आता है। लेकिन अगर वो कट के ही तुमको मिलेगा, तब तुम्हारा फाइनेंस मैनेज रहेगा कि आप इसमें ही चलाना है। प्लस एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि वो पैसा जमा हो रहा है मेरा कहीं। इसीलिए पीएफ का पैसा भी बहुत ह्यूज अमाउंट में हो जाता है रिटायरमेंट के टाइम पे। ये इंडिया में ईपीएफओ, इसका ऑफिस कहाँ है बताना हमको, कभी देखना तो। हाँ बिल्कुल है, हाँ नहीं हाँ वहाँ भी है। ये सॉरी यहाँ बेली रोड के पास, बेली रोड के पास है। ईपीएफओ माने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, एम्प्लॉयर से तो अनबन होते रहता है। तुम अपना पैसा एम्प्लॉयर के पास छोड़ोगे तो मन में तुमको रहेगा कुछ हुआ तो मेरा पैसा नहीं दिया तो सरकार सोची किस तरह, तो पैसा नहीं जमा करेगा लोग। इसी एक्ट को लागू करना इतना आसान नहीं होता है। जब तुम कुछ नहीं जान रहे हो, तुम स्क्रैच से शुरू करो। अभी हम लोग पीएफ का बेनिफिट जानते हैं ना, लेकिन उस वक्त तो लोगों को ये कन्विंस करना कि आपका पैसा है, आपको ज्यादा मिलेगा, आपको सेव करना चाहिए। लोगों को लगता है कि मेरा पैसा दे दो हमको। जैसा अभी छोटे स्केल पे तुमको हम समझाएं, नहीं मिला कब देगी सरकार, फंस गया, कितने तरह की बात मन में होती होगी उस वक्त। इसीलिए ये सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ईपीएफओ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन है। इसके पास सारा पीएफ का पैसा जमा होता है, एंड दिस हैज रिकॉर्ड वॉल्यूम ट्रांजैक्शन ऑफ मनी। सोच लो इंडिया में, ये तो प्राइवेट सेक्टर में भी है पीएफ, कितना ट्रांजैक्शन होता होगा प्रोविडेंट फंड का। ठीक है, कोविड में बहुत इजी कर दिया। प्रोविडेंट फंड का पैसा अच्छा, प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाला भी जा सकता है। किस किस कंडीशन में वो लिखा हुआ है, बहुत सारा रहता है। हाँ बहुत सारा है। कुछ उसमें से है, जैसे अगर तुमको घर बनाना है अपना, ठीक है, तब तुम निकाल सकते हो। बेटा बेटी को पढ़ाना है तब निकाल सकते हो। बच्चों की शादी करनी है तब निकाल सकते हो। किसी तरीके का कोई क्रोनिक नहीं, तुमको उसका पेपर जमा करना होगा। बिल्कुल, अभी दोस्त का निकाले कोई प्रूफ नहीं, बस ऐसे